अस्सलाम वालेकुम जी। एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जी टॉपिक है हमारा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बड़ा आसान सा और छोटा सा टॉपिक है। इस पे एक ही लेक्चर में कवर हो जाता है। असल में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हमारे पास IAS है वो IAS 27 है। IAS 27 बताता है कि किसी भी कंपनी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। मेनली मैं आपको बता दूं, इसके सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। मैंने बस आपको कह लें एक पास्ट पेपर का सवाल ही करवाना है और वो भी कवर हो जाएगा और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके सारे रूल हमने पढ़े हैं, मैं आपको बताता हूँ भी कहाँ पढ़े हुए हैं। मैंने दोबारा नहीं लिखने, मैंने बस रेफरेंस लेना है, आप वहाँ जाके दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। हमें ये नहीं होगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि हमें पूरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सिंपल होती हैं जैसे आपने कैफ लेवल पे बनाई हुई हैं वो बनाने का कहा जाएगा। टेक्निकली यहाँ पे जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कहा जाएगा ना, उसमें मेनली अकाउंटिंग होगी। एग्जामिनर मेनली आपसे अकाउंटिंग करवाएगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। वो आपको बता देगा कि आपके पास एक कंपनी के 4% शेयर हैं, ऑर्डिनरी शेयर। एक कंपनी के आपके पास 22% शेयर हैं, जिसके आपके पास 4% शेयर है वो आपकी ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट है। उस पर कौन सा IFRS अप्लाई हो जाएगा? IFRS 9, फेयरवेल टू P&L या फेयरवेल टू OCI। जिसके आपके पास 20% शेयर है वो आपकी एसोसिएट होगी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसोसिएट को आप कॉस्ट पे भी मेजर कर सकते हैं, फेयर वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं और आप उसको इक्विटी मेथड भी मेजर कर सकते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर वो आपसे कहेगा एक कंपनी है जो आपका जॉइंट अरेंजमेंट है, वो जॉइंट अरेंजमेंट में जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है वो JV बता देगा। अगर JV होगा तो JV की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग वही होती है जो मैंने अभी एसोसिएट की बोली। फिर वो आपको ये कह सकता है आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है कि जो क्या है जॉइंट ऑपरेशन है। जॉइंट ऑपरेशन की अकाउंटिंग ही इन्वेस्टमेंट की होती है इन्वेस्टर की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन। फिर वो आपसे कह देगा आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है जो 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं आपके पास, सब्सिडरी है। सब्सिडरी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हो तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कॉस्ट भी मेजर कर सकते हैं, फेयर वैल्यू भी कर सकते हैं और इक्विटी मेथड भी कर सकते हैं। वो आपको बता देगा। जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा, सब्सिडरी के बारे में, एसोसिएट के बारे में, JV के बारे में, JV की बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं बताएगा तो इन तीनों में हमारे पास एक ऑप्शन कॉस्ट की होती है, जिसको हम किस पे मेजर करेंगे? कॉस्ट पे। अदरवाइज हमें बताएगा कि इन्वेस्टमेंट की जहाँ जहाँ मल्टीपल ऑप्शन है ना, आपके पास ऑप्शन उसमें है ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट भी है, फेयरवेल टू OCI या P&L, वहाँ भी उसको बताना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है एसोसिएट में वो भी उसको बताना पड़ेगा। वहाँ 3 ऑप्शन है कि क्या अकाउंटिंग करनी है कंपनी ने। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इन JV है तब भी बताना पड़ेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है तब भी बताना पड़ेगा। सिर्फ जॉइंट ऑपरेशन में वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट ही एक अवेलेबल है। वो कहेगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं ना, वहाँ पे उस कंपनी की मर्जी होती है वो क्या फॉलो करे। ऐसे केस में एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डेफर्ड टैक्स भी आ जाता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो IFRS 15 भी आ जाता है। वो ये नहीं पूछेगा आपसे सवाल में, वो क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग। ठीक है तो मैं वैसे तो बताया हुआ है, बस 1 मिनट लगेगा, मैं लिख भी देता हूँ जी। मैं सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कंसोलिडेशन का जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था ना, उसमें मैंने डायग्राम बनाई थी एक। उस डायग्राम में मैंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगी। तो क्या होगी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग? देखिएगा जल्दी से, 1 मिनट लगेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग क्या होगी इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर, बड़ी आसान सी बात है। अगर आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, इन्वेस्टर के पास तो सब्सिडरी है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? मैं सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट और फेयर वैल्यू और E.M का मतलब है इक्विटी मेथड। कुछ ना बताया गया हो तो इसके बारे में ना बताया गया हो कि किस पे मेजर करना है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कॉस्ट पे करेंगे।
अगर आपके पास 50%, 50% का मतलब है ज्वाइंट कंट्रोल। आपको पता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 50% से फ़र्क भी हो सकता है। अगर ये ज्वाइंट ऑपरेशन हो तो सिर्फ एक अकाउंटिंग अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट की, उसे क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन बोलते हैं, प्रपोर्शनेट एडजस्टमेंट बोलते हैं। अगर जेवी होगा तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है जी? कॉस्ट और फेयर वैल्यू और इक्विटी मेथड। अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% या 20% से ज़्यादा हो और लेस देन 50% हो तो उसे क्या बोलते हैं? एसोसिएट। ठीक है जी। इसके केस में क्या है जी? कॉस्ट और फेयर वैल्यू और इक्विटी मेथड पे आप इसको मेजर कर सकते हैं। और अगर ये आखिरी बात, अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% से कम शेयर हो तो उस पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है? सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू थ्रू P&L होगा या फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो सब्सिडरी में, जेवी में, एसोसिएट में, सब्सिडरी कोई रह तो नहीं गया जी? सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट, इनमें अगर खामोशी होगी ना, कुछ नहीं बताया गया होगा या उसको बताना चाहिए, तो हम किस पे मेजर करेंगे? कॉस्ट पे। यहाँ पे फेयर वैल्यू ही है, यहाँ पे भी एक ही काम है। डन। चले एक क्वेश्चन पे आते हैं जी। ये पास्ट पेपर का सवाल है और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 अटैम्प्ट से बोल रहा था ग्रुप कैश फ्लो के बारे में। जो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट अगर लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको ही पता है या आपके सीनियर्स को पता होगा। 2 अटैम्प्ट से मैं कह रहा हूँ कि कैश फ्लो बड़े अरसे से नहीं आया हुआ और इस बार विंटर 23 में कैश फ्लो का सवाल आ गया, चूँकि इट वॉज एक्सपेक्टेड। मुझे कुछ पता नहीं था कि पेपर में आना है, लेकिन काफ़ी अरसे से जो चीज़ ना आई हो उसके चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से ये सवाल आखिरी दफ़ा आया था विंटर 2016 में और अभी तक आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आप अटैम्प्ट दें और ये सवाल दोबारा हाजिर हो जाए। तो आप देखें किसके नसीब में आता सवाल है। तो विंटर 2016 का सवाल है, ज़रा बुक में आइएगा। ये सवाल ना स्किप हो गया था किसी में ऐड होना एज अ चैप्टर, लेकिन आपको पता है बुक के एंड पे ना, बुक के एंड पे कुछ पास्ट पेपर्स हैं, उसमें ये सवाल आ रहा है। विंटर 16 के टाइम में आ जाए, बुक के एंड पे आइएगा। पेज नंबर अभी देख लेते हैं, वॉल्यूम 2 में होगा मेरे ख्याल से। हाँ, वॉल्यूम 2 में होगा एंड पे। नहीं है तो आप लोग, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। वो असल में ये ना, वो बुक में तो है लेकिन उस चैप्टर में नहीं था। एक सेकंड।
जी पेज नंबर है 1102 बुक में। जी पेज नंबर है जी बुक में 1102, वॉल्यूम 2, 4th एडिशन, विंटर 16 का सवाल है ये। पहला ही सवाल है पेपर का, ये है जी AL-SV1 SV2, AL-SV1 SV2 के नाम से जी। जी क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिएगा जी। पढ़ना है या बोलना तो नहीं? हाँ जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी? अगर हम देखें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, देखिएगा इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS प्रिपेयर AL सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी जी हमने। क्वेश्चन में देखिएगा दो इन्वेस्टमेंट की हुई है बस इस कंपनी ने। AL इन्वेस्टर है, इसने दो इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, एक इन्वेस्टमेंट इन SV1 है, एक इन्वेस्टमेंट SV2 है जी। बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट गिवन है जी। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? SV1 is classified as joint operation and SV2 is classified as joint venture। 1 जुलाई 15 में AL ने क्या किया, ये हमारे पास किस साल की है? 30 जून 16 का डेटा है जी। 1 जुलाई 15 पे AL ने 60% ऑनरशिप एक्वायर की BL की इन SV1 एट रुपीज 140 मिलियन। AL ने एक एक्विजिशन कॉस्ट पे की 3 मिलियन की। कुछ ट्रांजेक्शन पर टेबल गिवन है, आपस में सेल परचेज की हुई है, बैलेंस रिसीवेबल पेबल है। AL फॉलो करता है इक्विटी मेथड फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। ये देखो जॉइंट वेंचर है ना, तो उसको बताना पड़ेगा इन तीनों में से मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता है मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ इस पर, दिस इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो कहता है हम क्या फॉलो करेंगे ये, जबकि जो जॉइंट ऑपरेशन है ना उस पर उसकी काउंटिंग क्या हो रही है वो उसने नहीं बताया क्या होनी है। वो कहता है क्या काउंटिंग होगी, जो IFRS 11 कहता है वो काउंटिंग होगी, बस उसने नहीं बताया क्या काउंटिंग क्या होती है। ठीक है, शुरू में पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? 1 जुलाई 12 पे अल्फा लिमिटेड ने बीटा के साथ मिलके 2 स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए, सेपरेट व्हीकल। एक का नाम था SV1, एक का नाम था SV2, टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट। दोनों के पास, AL के पास और BL के पास क्या था? दोनों SVs में कितने कितने शेयर थे? 50%। तो अगर हम SV1 की बात करें ना, SV1 ज्वाइंट, SV1 कौन है? ज्वाइंट ऑपरेशन है, और AL BL दोनों ज्वाइंट ऑपरेटर हैं उसमें। SV2 जो है वो ज्वाइंट वेंचर है।
SV2 जॉइंट वेंचर है और ALBL SV2 के लिहाज से क्या है, जॉइंट वेंचरर है। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले भी हमने ग्रुप अकाउंट्स में इसके बारे में IFRS 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो पहले बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। बस सवाल वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं, बट कंसोलिडेशन नहीं बोलेंगे ऐसे। ये क्या है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जी। ये हो गया वजह सारा। चलें जी, तो क्या करना है जी, आपको पता है। ज़रा एक पहले ऑनरशिप स्ट्रक्चर बना लेते हैं AL के पास, क्योंकि नीचे सवाल में लिखा हुआ है कि ऑनरशिप में चेंज भी आया हुआ है ज़रा। तो मैं पहले AL का नाम लिख रहा हूँ और बड़ा साफ साफ लिख रहा हूँ कि ये सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एज एट 30th June 2016। तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें IFRS 11 की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जी। क्या क्या आ रहा है बैलेंस शीट में, अभी सिर्फ नाम बता दें, वैल्यूज चाहे ना बताइएगा। PP आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन SVs। गुडविल आपको पता आ सकती है इस सवाल में। AL कुछ अर्से बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट करके BL के पास जो SV1 के शेयर्स हैं वो खरीद रहा है। जॉइंट ऑपरेशन है SV1, उसके शेयर AL खरीद रहा है। जो BL के पास उसके शेयर है उसमें से वो कह रहा है कि मुझे शेयर बेच दो, उसने बेच दी। तो यहाँ गुड आ सकती है, तो जगह छोड़ दी। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, क्योंकि इक्विटी मेथड लगेगा ना उसके ऊपर जी। स्टॉक इन हैंड ही लिखा हुआ है जी। उसके बाद अदर एसेट, जरा ये करंट एसेट होंगे ना सारे, बाकी अदर एसेट। चले जी, ये हमारे पास टोटल एसेट आ जाएंगे जी। रुपीज इन मिलियन जी। उसके बाद आ जाएगा शेयर कैपिटल, फिर आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग, फिर बैंक लोन, फिर जी बस करेंट लायबिलिटी जी। चलें जी, नोट नंबर 1, जरा ऑनरशिप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जी SV1 जॉइंट ऑपरेशन है, SV2 जॉइंट वेंचर है जी। AL के पास क्या परसेंटेज है जी, हमने सिंपल AL की लिखनी है। AL के पास इसके भी 50% थे, AL के पास इसके भी 50% थे, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये कब की बात है जी, DOA क्या है जी, 1 जुलाई 12। लेकिन क्या हुआ, इसी साल के पहले दिन 1 जुलाई 15। जी क्या हुआ जी, सवाल में क्या लिखा हुआ है, 60% ऑफ BL's ओनरशिप। तो 60% मल्टीप्लाई बाय 50%। BL के पास SV1 के 50% शेयर थे। AL ने BL से शेयर्स खरीद लिए किसके, SV1 के। कितने परसेंट, 30%। 30 है ना ये,
तो अब ऑनरशिप कितनी होगी? इसकी ऑनरशिप होगी टोटल 80%, बट अभी भी ये जॉइंट ऑपरेशन ही है। एक वर्किंग और बना लेते हैं जी, रिटेन्ड अर्निंग की। अगर आपको याद हो, कंसोलिडेशन में भी हमने ऐसे किया था। ये कॉलम किसका आ जाएगा? एएल का। और जॉइंट ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, आपको पता क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग SV1। याद है जी, हमने ऐसे कॉलम बनाया था एक। कितना बैलेंस आ गया रिटेन्ड अर्निंग का जी? एएल का बताइएगा। बैलेंस शीट में वैसे ही जैसे कंसोलिडेशन में क्या। हाँ जी, इसका लिख लेंगे, अभी इसका लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे। तो वापस आते हैं इधर। यहाँ पे क्या करना है? एएल की तो अपनी वैल्यूज आएंगी ना, एएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन जो SV1 है ना, वो जॉइंट ऑपरेशन है। उसके लिए IFRS 11 कहता है आपने प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करनी है, वो भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस दिन हमारी ये बैलेंस शीट बन रही है ना, इस दिन हमारे पास एज एट ऑनरशिप 50% नहीं है, 80% है। तो जितने भी एसेट लाइबिलिटीज हैं वहाँ 50% नहीं ऐड करेंगे, एज एट 80% करेंगे। तो क्या होगा जी? PP आपने मुझे AL की वैल्यू बतानी है और SV1 की आपने मुझे पूरी वैल्यू बतानी है जी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक और सवाल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट वेंचर की, और ये एरिया भी कवर हो जाएगा जी। प्लस इंटू 80%। इन्वेस्टमेंट को मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे कि जो 443 है कैसे ख़त्म होगा। इसको भी ऐसे रहने देते हैं। स्टॉक इन हैंड 695 प्लस 250 इंटू 80%। अदर 570 प्लस 180%। शेयर कैपिटल आपको पता है अल्फा का आएगा, अल्फा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कितना है जी? 2000। मैं इधर लिख रहा हूँ 2000। रिटेन करने के लिए वो नोट नंबर 2 कह देते हैं, ये बन रहा है। बैंक लोन कितना है जी? 500 प्लस 320 का कितने %? करंट कितना है जी? 665 और 405 का मल्टीप्लाई है 80%। चलें जी, ऐड हो गई चीज़ें। पहले आसान काम करते हैं जी। आसान काम क्या है? SV2 जो कि जॉइंट वेंचर है, समझिएगा जी, बड़ी आसान सी बात है। SV1 में तो ऑनरशिप चेंज नहीं हुई ना, वो 50% ही है, प्लीज समझिएगा। जी आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखें, जो इन्वेस्टमेंट है ना जी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिएगा। जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इकट्ठी आ रही है। अब आपको पता है जॉइंट वेंचर पे अब लगना है इक्विटी मेथड, लिखा हुआ सवाल में। इक्विटी मेथड कहाँ से शुरू करते हैं हम? कॉस्ट से, जितने आपने पैसे पे किए थे इन्वेस्टमेंट के। अब इसमें कितने शामिल हैं? बड़ी आसान सी बात है, जरा देखिएगा सवाल में। जो SV2 है उसका टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 200 रुपये। SV1 SV2 आपने इनकॉर्पोरेट की थी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो जो उसका शेयर कैपिटल होता है वो उतने पैसे SACP में उसको शो करते हैं, ऑथराइज कैपिटल में प्रेजेंट करते हैं कि हमने इस कंपनी के इतने शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, जो पेड अप कैपिटल होता है।
तो क्या होगा, अगर इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 200 है तो एएल ने 50% खरीदे ना, तो कितने पैसे दिए होंगे, 100। तो क्या करेंगे, ये लिखा नहीं कहीं पे वाकई एएल ने कितनी इन्वेस्टमेंट के पैसे दिए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, एक कंपनी अगर बनी है ना और उसका शेयर कैपिटल 200 मिलियन है, तो आपने उस कंपनी के 50% शेयर खरीदे हैं ना, तो आपने शेयर कैपिटल के पैसे दिए हैं बस, और तो पैसे आप नहीं देंगे ना, क्योंकि कंपनी आपने बनाई है, इनकॉर्पोरेट की है, सेटअप की है, लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में। तो क्या करेंगे, इसमें से कितने पैसे चले जाएंगे, 100 यहाँ से खत्म, और कहाँ पे आ जाएंगे, इधर। इक्विटी मेथड जी, यहाँ पर नोट नंबर 3 में मैं SV2 लिख रहा हूं, और इसमें कौन सा लगेगा, EQ डॉट इक्विटी मेथड। जी, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, बार्गेन परचेज गेन टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, जब आप कोई कंपनी सेटअप करते हैं तो ना गुडविल आती है, ना बार्गेन परचेज गेन आता है। अगला काम क्या है जी, स्टेप नंबर 2 क्या होता है इक्विटी मेथड में, पोस्ट रिटेन अर्निंग एंड पोस्ट अदर रिजर्व। रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्या डेट आती है, 30 जून 16 पे कितना है, माइनस रिटेन अर्निंग का बैलेंस 1 जुलाई 12 पे कितना है। 1 जुलाई 12 पे रिटेन अर्निंग 0 है। क्यों, कंपनी सेटअप की है, कंपनी जब बनाते हैं तो रिटेनिंग भी नहीं होती, हमने पढ़ा हुआ पहले ग्रुप अकाउंट्स में। कंपनी जब बनाते हैं गुडविल भी नहीं आता, कंपनी जब बनाते हैं बार्गेन परचेज गेन भी नहीं आता, कंपनी जब बनाते हैं एडजस्टमेंट्स भी नहीं होती है एक्विजिशन डेट पे। आज कितनी है जी, चलें जी, पोस्ट रिटेन अर्निंग। और इसमें क्या आता है, अगर आप बैलेंस शीट में वाला याद करें इक्विटी मेथड, तो वहाँ पे क्या आता है जी, कोई एक्स्ट्रा डेप्शन, कोई पॉलिसी डिफरेंस, कोई एरर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है जी। मल्टीप्लाई बाय 50%, 152.5। क्या करेंगे, एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, CRE क्रेडिट। यहाँ CRE नहीं कहेंगे क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ, पोस्ट रिटेन अर्निंग SV2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड, और यहाँ पर 152.5। ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। और स्टेप नंबर 4 क्या होता है इक्विटी मेथड में, हमारे पास इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो है नहीं, तो एक काम ही रहेगा जी। देखिएगा नीचे टेबल गिवन है जी, क्या जी, आपने इसमें SV2 को देखना है, SV2 AL टू SV2, SV2 टू AL, एक अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, एक डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है जी। आप आपस का रिसीवेबल पेएबल आपको पता है इक्विटी मेथड में एलिमिनेट नहीं होता, वो छोड़ दें जी। तो मैं यहाँ पर एक साइड पे वर्किंग कर लेता हूँ, इधर ही नोट नंबर 3 में जी। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब होगा AL टू SV1, सॉरी SV2, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, SV2 टू AL जी। बताएं जी कितना स्टॉक बचा हुआ है, सेल का भी कुछ नहीं करना, स्टॉक कितना बचा हुआ है, हाँ जी, और 30
कितने परसेंट मार्कअप मार्जिन? 20%, 20%। इसमें 15 है। अच्छा, अब कितने परसेंट है? 50%। 50% से करेंगे ना जो हमारी ऑनरशिप है जेवी में। जेवी का मतलब एसोसिएट होगी ना, काउंटिंग तो वही है जी। 11 रुपए इधर 33, 2.85 जी। आपको पता है चाहे अपस्ट्रीम एडजस्टमेंट हो चाहे डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट हो, हमने पढ़ा हुआ है वो सीआरई में एडजस्ट होगी यहाँ पर रिटेनिंग में। लेकिन जो अपस्ट्रीम होगी वो इन्वेंट्री से माइनस हो जाएगी, और जो डाउनस्ट्रीम होगी वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर से माइनस हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम क्या है जी? यहाँ पे मैं लिखूंगा यूआरपी डाउन स्ट्रीम, यूआरपी अपस्ट्रीम जी। क्या करेंगे? 11, 2.85 जी। जो डाउनस्ट्रीम है वो कितना है? 11, वो यहां से माइनस हो जाएगा, और जो अपस्ट्रीम है वो कहां से माइनस हो जाएगा? इन्वेंट्रीज। जी इक्विटी मेथड तो खत्म हो गया जी। इक्विटी मेथड खत्म जी, बताएं जी। 241.5। चले अब आते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन पे। SP1 ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या होगा जी? प्रपोर्शनेट तो हमने 80% ऐड कर दिए। अगला काम क्या करना होता है? सीक्वेंस में चलिएगा। यहां पे 2 दफा इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी मैं बात कर रहा हूं पहली इन्वेस्टमेंट की। पहली इन्वेस्टमेंट में मुझे पता है गुडविल नहीं आनी है, लेकिन जरा वर्किंग कर लेते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट कब हुई थी? यकम जुलाई 12 पे। और कितने परसेंट शेयर खरीदे थे? 50%। टोटल शेयर कैपिटल जो SP1 का वो कितना है? 400 रुपये। वही असूल, अगर 400 रुपये उसका शेयर कैपिटल था, आपने तब 50% खरीदे थे, तो कितनी इन्वेस्टमेंट तब की होगी आपने? 400 में से 50% कितना दिया होगा? 200। ये 200 यहां से खत्म हो जाएगा, और ये कहां जाएगा? जो गुडविल कैलकुलेशन, जो पहली गुडविल कैलकुलेशन होगी, नोट नंबर 3 के बाद नोट नंबर 4, जो पहली गुडविल कैलकुलेशन होगी, कॉस्ट। ये गुडविल कैलकुलेशन किस दिन हो रही है? 1 जुलाई 12। क्या करेंगे? कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 200। गुडविल नहीं आनी जी। जब कोई कंपनी आप सेटअप करते हैं जी, शेयर कैपिटल कितना है इसका? आ जाएगा 400। प्री कितने आ जाएंगे? 0। 400, 50%, 200, A माइनस B, ये लें जी 200। जी उसके बाद क्या करते हैं जी? अगर आपको ज्वाइंट ऑपरेशन याद हो, उसके बाद हम एक वर्किंग करते हैं पोस्ट रिटेनिंग की। लेकिन यहाँ पे छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे प्लीज एक ख्याल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको एक सवाल याद हो जो हमने ग्रुप अकाउंट्स में सॉल्व किया था, वो सवाल था पनामा बीटा और आई थिंक बीटा और जीटा के नाम से था शायद, जिसमें ज्वाइंट वेंचर था, एक ऑपरेशन था। उसमें याद करें हमने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे कहा था कि आपने पोस्ट रिटेनिंग में अपना शेयर लिखना है। मैंने कहा था सब्सिडी, ये सारा काम सब्सिडी की तरह करना है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या आ जाएगा? आपने शेयर लेना है। अब यहाँ पे समझिएगा, बैलेंस शीट डेट पे कितना आ रहा है उसका उसका मैं यहाँ पे नोट नंबर ना 3.1 एक लिखने लगा हूँ। नोट नंबर 3.1 देखिएगा।
जी अब देखिएगा, हमारी चूंकि ऑनरशिप चेंज हुई है ना, देखिएगा रिटेन्ड अर्निंग यकम जुलाई 15 माइनस रिटेन्ड अर्निंग यकम जुलाई 12, इस अरसे के दौरान ये आ जाएगा पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग। इस अरसे के दौरान ऑनरशिप रही है 50%, ये 0 है। इस दिन कितनी है पता नहीं है, हम पता कर लेते हैं, बड़ी आसान सी बात है। 30 जून 16 पे मुझे बताएं, 30 जून 16 पे कितनी रिटेन अर्निंग है? 55। पूरे साल में, डिविडेंड नहीं है सवाल में, पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है SV1 में 2016 में? अगर मैं वो बस वो माइनस कर दूं इसमें से, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस यकम जुलाई 15 का आ जाएगा जी। हाँ 30 माइनस 0 30। इस दौरान कितना पोस्ट आता है? 15। हमने वहां पे पोस्ट का शेयर लिखना है, याद रखिएगा, गलती ना कीजिएगा। और इधर क्या होगा? 30th जून 16 और 1 जुलाई 15, इस अरसे के दौरान जो ऑनरशिप रही है वो कितनी रही है? 80%। अलग अलग वर्किंग करके फिर सम करके वहां लिखेंगे जी। कितना इस दिन था बैलेंस? 55 55। इस दिन था 30, 25 आ गया, 25 का 80% कितना आ गया? 20। वहां पे जो आपने आंसर लिखना है ना, वो लिखना है 20 प्लस 15 35। जब 30 कमाया तब 50% शेयर था, 30 से 55 में गए तो उसमें कितना आपकी ऑनरशिप थी? 80%। तो वहां पे कितना लिखेंगे? 20 प्लस एक सेकेंड टोटल कर दो, 35। जी। तो इधर कितना आ जाएगा? 35। जी ठीक है, हमने अपना शेयर ले लिया। और क्या करना होता है? जैसे सब्सिडी में होता है, सब्सिडी में जैसे हम फुल कंसोलिडेशन करते हैं, वैसे काम में करना होता है ना। सारी एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो क्या होंगी? अब प्रोपोर्शनेट होंगी। तो ये हो गया। एक हमें गुडविल की और वर्किंग करनी है सवाल में। ये पहली वर्किंग थी, एक और करेंगे, ठीक है? वो भी करते हैं, साथ एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाए। अब एक और गुडविल की वर्किंग करनी है जी। वो वर्किंग मैं यहां कर लूंगा जी। जो दोबारा इन्वेस्टमेंट की है ना, उसके कितने पैसे दिए हैं? सवाल में लिखा हुआ है उसके पैसे दिए हैं 140 मिलियन। इसके अलावा 3 मिलियन और भी दिए हैं, ये दोनों इन्वेस्टमेंट में शामिल है। लिखा हुआ जो 3 मिलियन दिए है ना, वो भी कैपिटलाइज करनी है। गलत किया है ये एक्सपेंस होता है 3 मिलियन शेयर्स खरीदने पे, याद है ना? तो देखो क्या करूंगा, ये -3 पहले, -3 कहां चला जाएगा? ये एक्सपेंस होगा। एक्विजिशन कॉस्ट, ये इस साल के पहले दिन एक खर्चा हुआ है, यहां फिर माइनस एल ने खर्चा किया ना। और क्या करें? ये जो 140 है ना, ये यहां से खत्म, और ये कहां ले जाएंगे? जो नोट नंबर क्या 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा है? नहीं, एक सेकंड, 4 लिखा हुआ, लिखा 4। नोट नंबर 4.1 मैं लिख देता हूं। नोट 4 था SV1 के बारे में। यहां दोबारा गुडविल की वर्किंग होगी। कॉस्ट, इसमें से क्या माइनस करूंगा? शेयर इन नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स का शेयर किसका लेना है? SV1। कितनी कॉस्ट पे की है? वहां 140 माइनस, यहां 140 आ जाएगा। आप चेक कर लें,
ये सारे आंसर चेक कर लें, आंसर एंड पे 0 आना चाहिए। ये सारा हमने समझ से किया ना कि 100 200 देखो 0 होना चाहिए आंसर। जी शेयर इन नेट एसेट कितना आएगा? बड़ी आसान सी बता, इस दिन इस कंपनी के पूरे नेट एसेट कितने हैं? इस कंपनी का शेयर कैपिटल 400 है और इस कंपनी की रिटेन अर्निंग 25 है। आप देख लो वहां वर्किंग की है, यकम जुलाई सॉरी 25 नहीं 30 उसामा 30 है। ये देखो यकम जुलाई 15 पे इस कंपनी की रिटेन अर्निंग 30 है और 400 का शेयर कैपिटल है, तो पूरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने के हो गए? 430। इसमें से हमने बीएल से कितना बाय किया? 30%। ये भी 30% के पैसे हैं। 30% कितना आ गया एग्जैक्ट? माइनस करेंगे तो गुडविल कितने की आ गई? 11 की। ये 11 की गुडविल कहाँ चलेगी? बैलेंस शीट में। पहली इन्वेस्टमेंट में गुडविल नहीं आई। प्लीज ऐसी प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद टैली हो जाएगा। ये 11 कहाँ जाएगा जी? गुडविल। ये परचेज गुडविल ही है, लेकिन ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों आ रही है? क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन की वर्किंग कहाँ पे होती है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। 11 बस आखिरी अब काम इसमें क्या रह गया है, जो आपस की 2 ट्रांजैक्शन है जी। चले जी यहां लिख लेता हूं जी। पहले जी AL2SV1 जी AL2SV1 जी क्या आ रहा जी? 220 क्या है? स्टॉक है। और मार्कअप के मार्जिन 10%। लेकिन आपको पता ना ज्वाइंट ऑपरेशन की ऑनरशिप 50% होगी 80% होगी। ये ट्रांजेक्शन इस साल हुई है ना, इससे 80% करेंगे जी। कितना? चले अगली बात, एक ही चीज होगी, ये तो यूआरपी आ गया जी। अगली बात ये यूआरपी आ गया। अगली बात वो रिसीवेबल पेबल कितना है टोटल? 320। लेकिन 320 से एलिमिनेशन नहीं होगी। 320 का 80% कितना होगा? 256। तो ये 2 काम पहले करते हैं। ये देखिएगा, पहले एलिमिनेशन करते हैं। यहां से माइनस, यहां से माइनस। ये होगी आपस का डेटा क्रेडिट एलिमिनेट प्रोपोर्शनेटली। यूआरपी कितना है? 17.6। अब कौन सेलर है तो देख लो। AL2SV1 है ना, AL सेलर है। तो क्या करेंगे यहां पे? सब्सिडी की तरह हु इज सेलर? AL2SV1 जी। क्या करेंगे? कितना? 17.6। और कहां से माइनस करेंगे? इन्वेंट्री से करते हैं ना, हु इज सेलर, और दूसरा फिर इन्वेंट्री से। -17.6 सब्सिडी कितना सोचना है जी। SV12AL SV12AL जी। क्या करेंगे जी? पहले यूआरपी देखेंगे कितना? 150 30% इंटू 80% 36। रिसीवेबल कितना है? 1 नहीं, रिसीवेबल पेबल कितना है? 150 है। ये भी 150, ये भी 150।
अच्छा सेम है, हो सकता है सेम हो जी। तो 150 का कितना 80%, 120, ये रिसीवेबल पेबल होगा। तो क्या करेंगे, 120 से रिसीवेबल पेबल चला गया, प्रोपोर्शनेट। यूआरपी कितना है, हुई सेलर, ये देखो यूआरपी SV12AL, ये सेलर है ना। तो कितना माइनस कर देंगे, 36 यहां से माइनस कर देंगे, और यहां पे किधर से माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री से। एडजस्टमेंट खत्म जी। इसका जो आंसर आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो आपको पता कहाँ चला जाएगा, पेरेंट को इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो जाएगा। जिसका आंसर कितना आता है, -1। ट्रांसफर क्या करेंगे, ये माइनस है ना, जब ट्रांसफर करना होगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। जी AL का बता दें टोटल आंसर। वन थ्री वन जीरो पॉइंट 0.05 जी, इधर आ जाइए। 1310.05। बाकी भी टोटल करते हैं, लाइबिलिटी का कितना है, पेबल्स कितने हैं जी। ये आ जाएगा 3250, ये 0, इन्वेस्टमेंट आ गई जी। स्टॉक इन हैंड और अदर एसेट, स्टॉक इन हैंड 838.55, अदर एसेट 3, डबल 3 चलिए 75 टोटल। हाँ ये 75 जी, ये 613 टोटल। फोर सिक्स सेवन 9.05, ये भी देख लें। जी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सवाल कीजिए। इनकम स्टेटमेंट बनाने में हमें ना थोड़ा सा टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि हमने कुछ कैलकुलेशन, यही वैल्यू यूज होनी है ना वहाँ पे भी, यूआरपी वगैरह की सारी। लेकिन ज़रा वहाँ पे सेल परचेज भी एलिमिनेट होगी। तो उस पे एक बार दिखा दें सारा ज़रा।
जी इनकम स्टेटमेंट एल सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 30 जून 2016। जी रुपीस किस में था, मिलियन में। जी नाम पहले मुझे बताइएगा क्या क्या आएंगे। जी अच्छा जी सेल आ रहा है जी। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स और जी ग्रॉस प्रॉफिट है जी, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, इसके बाद आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर। उसके बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कोई यहाँ पे नहीं करना चूंकि एनसी वगैरह तो हो नहीं सकता यहाँ पे जी। जी सेल की वैल्यू ओके जी कोई नहीं, बस सेल की वैल्यू तो प्लीज देखिएगा। जी 4250 SV2 तो ऐड ही नहीं करेंगे ना, वो तो ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन SV1 का 80% ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा साल हमारा ये 80% रही है ऑनरशिप। ये कम जुलाई 15 को चेंज हुई थी ऑनरशिप। 4250 प्लस जी 650 80% जी 2993 प्लस 480 का 80%। एक्सपेंसेस 657 और 145 145 का 80% जी। चलिए जी अगेन पहले हम बात करते हैं एसवी कौन है जी। SV2 की पहले बात करते हैं, ज्वाइंट वेंचर है जी। नोट नंबर 5 बना लेते हैं क्योंकि 4 वर्किंग हमने पहले बैलेंस शीट में की थी जी। आपको पता है यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इक्विटी मेथड में शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए होता है ना। याद करें इक्विटी मेथड में इनकम स्टेटमेंट में क्या काम करने होते हैं, डिविडेंड मिला हो वो ख़त्म करना होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्किंग करनी होती है, शेयर ऑफ OCI की वर्किंग हमें करनी होती है ऐसे जी। और उसके अलावा आपको पता है अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएंगी, डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन क्या करनी पड़ेंगी, अलग से एडजस्ट करनी पड़ेंगी। इनकम स्टेटमेंट में 4 काम होते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ OCI, डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन और डिविडेंड जो मिला हुआ है वो ख़त्म करना। तो डिविडेंड तो है नहीं, OCI है नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट है और डाउन स्ट्रीम है नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा, जो SV2 है उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है फॉर द ईयर, हाँ 50। चलें जी अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करें। क्या था इसमें था जी पहले कोई करेक्शन, कोई पॉलिसी डिफरेंस वो होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे n/12 50 आ गया। उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा डेप्शन वो है नहीं। उसके बाद क्या होगा, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन टोटल बेसिस पे वो होगा। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर परसेंट से शेयर लेंगे और फिर बार्गेन परचेज गेन ऐड होगा और इम्पेयरमेंट लॉस माइनस होगा। पूरा फॉर्मेट बोला है मैंने। यहाँ बिना बार्गेन परचेज गेन आ रहा है, इस साल आ भी नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट तो पहले की हुई है।
और बार्गेन परचेज गेन है भी नहीं, ना इम्पेयरमेंट लॉस है इक्विटी मेथड में, इन्वेस्टमेंट में। तो सिर्फ यहाँ पे क्या एडजस्ट होंगी, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, ज़रा देखिएगा, अपस्ट्रीम का मतलब है SV2 टू AL। देखें जी, डाटा आपके पास है बैलेंस शीट का। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन में URP बताएं जी। URP ना, ऐसे नहीं, URP की टोटल अमाउंट बतानी होती है, यहाँ हमने टोटल लिखा हुआ, याद करें। SV2 टू AL 2.85 नहीं, टोटल अमाउंट कितनी थी? 38 का 15% 5.7, 50% का इफेक्ट आ जाएगा, याद है ना? चलें, जी आंसर है ना, अपस्ट्रीम है ना ये, SV2 टू AL जी। क्या आंसर आ गया? 44.3। इसका अब लें 50%, तो इस पे भी 50% का इफेक्ट आ जाएगा जी। 22 पॉइंट, और कुछ नहीं है जी, ना बार्गेन परचेज गेन है, ना इम्पेयरमेंट लॉस है जी। जी इधर आ जाएगा, देखें जी, 22.15। डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट कहाँ पे एडजस्ट होती है? कॉस्ट ऑफ सेल में। डाउनस्ट्रीम बताएं, डाउनस्ट्रीम का मतलब है AL टू SV2, कितनी एडजस्टमेंट थी URP की? ये टोटल नहीं बतानी है, परसेंटेज मल्टीप्लाई करके बतानी है। अब 11 कहाँ पे ऐड कर देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में। ज्वाइंट वेंचर का सब कुछ हो गया। शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन OC है नहीं, डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन होगी, और नेक्स्ट क्या था जी? डिविडेंड इनकम है नहीं। ये भी 50% है, ये टोटल थी, लेकिन इसका 50% इफेक्ट आ चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास है SV, नहीं, आपस की सेल परचेज तो नहीं करनी होती ना यहाँ पे, वो तो खत्म, वो तो ये इक्विटी मेथड है ना। नेक्स्ट चलते हैं SV1। SV1 है जॉइंट ऑपरेशन, उसके हमने प्रपोर्शनेट चीज़ें तो ऐड कर ली हुई हैं। अब बाकी हमें क्या करना है, एलिमिनेशन भी प्रपोर्शनेट करनी है, और एडजस्टमेंट्स भी क्या करनी है, प्रपोर्शनेट करनी है। ठीक है, इसके भी सारे आंसर हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे अब सेल परचेज एलिमिनेट होगी, बैलेंस शीट के बैलेंस नहीं होंगे। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम टेबल में दोबारा चलते हैं वापस सवाल में जी। AL टू SV1 सेल कितने की है? 350 रुपये की एलिमिनेशन करनी है, लेकिन कितने परसेंट? 80%, माइनस 350 का 80%, माइनस 350 का 80%। ये सेल एलिमिनेट हुई है, क्या मैं देख रहा हूं? AL टू SV1। अब AL टू SV1 का URP पता है हमें, परसेंटेज मल्टीप्लाई करके पता है, भी हमने किया था। AL टू SV1 कितना है जी? AL टू SV1 URP कितना है? AL टू SV1 80% मल्टीप्लाई करके है ना, कितना? ये लो, ये ऐड होगा ना, URP एडजस्टमेंट तो ऐड होती है कॉस्ट ऑफ सेल में। सेल परचेज एलिमिनेट होगी, URP की एडजस्टमेंट होगी, AL टू SV1। अब आ जाए SV1 टू AL। सेल परचेज कितनी है टेबल में देखें, 190 मल्टीप्लाई बाय 80%, 190 मल्टीप्लाई बाय 80%, ये सेल परचेज एलिमिनेट होगी। अब इसका URP बताएं कितना है, लिखा हुआ आपके पास? हाँ, 36 ऐड होगी। एलिमिनेशन भी होगी प्रोपोर्शनेट, एडजस्टमेंट भी होगी प्रोपोर्शनेट। एक और एडजस्टमेंट होनी है, देखें जरा, देखें एक और एडजस्टमेंट होनी है कहीं पे, यहाँ पे शाबाश 3 की।
जी जी 3 रुपए, 3 रुपए क्या करेंगे जी? 3 रुपए क्या किया था? इस साल के पहले दिन ये 3 रुपए एक्सपेंस होने चाहिए थे, लेकिन एसेट बने हुए थे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इस एक्सपेंस में 3 रुपए ऐड कर देंगे जी। टोटल बता दें हम, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कीजिएगा ज़रा। 4338 जी। कॉस्ट ऑफ सेल जी। कितना? 3009.6 जी। ग्रॉस प्रॉफिट 0.4, एक्सपेंसेस जी। विंटर 16 का सवाल था जी। जी 5, ये माइनस होगा। ये लें जी, ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया जी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये रूल हैं। जहाँ क्लोज करते हैं। टेक केयर, लाफिज। उसामा भाई लाफिज। वो है अभी